हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने फोर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, तो इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझा था। और चैप्टर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अच्छे से टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो पहले आपको चैप्टर 1 समझना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो मौजूदा वो वीडियो है इसके थ्रू भी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। इस पीडीएफ के थ्रू आप जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो इससे पहले वीडियो में फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स को हमने समझा था, और आज हम फोर्स की यूनिट क्या है, मतलब फोर्स को किस यूनिट में मेजर किया जाता है और किस प्रकार की क्वांटिटी है फोर्स, तो इन सभी बातों को समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन कैन बी डिस्क्राइब्ड ग्राफिकली। तो जो 5 न्यूटन की फोर्स है उसको ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया है बाय ड्राइंग ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन जो है वो ड्रा की हुई है, ये वाली। ओके, एंड प्लेसिंग एन एरो हेड ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स विच इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। और एक एरो बनाया हुआ है, तीर का निशान PQ, जो कि फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो यहाँ जो 2 बॉक्सेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर को। तो इस तरीके से जो 10 बॉक्सेस है वो रिप्रेजेंट करेंगे 5 सेंटीमीटर को। तो 10 बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो फोर्स का ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। क्योंकि जो न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स दिए, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में जो फोर्स की ऐसा यूनिट है उसका नाम रख दिया गया न्यूटन। बट न्यूटन भी एक मीनिंगफुल यहाँ पे यूनिट हो जाती है, जिसे हम आगे जा कर के समझेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये सब कैसे है, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे डीपली तरीके से समझेंगे। क्लियर है। तो ये आपको मालूम हो गया कि जो फोर्स की ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। और चूंकि फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू भी हो, जैसे कि वैल्यू आई फोर्स की 5 न्यूटन, और डायरेक्शन भी हो, उनमें एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब हम 2 टाइप्स की फोर्सेस पढ़ेंगे। एक होता है बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो देखिए, एक एक करके हम समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। तो व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज 0, द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस। किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स का नेट फोर्स, जो फोर्सेस का नेट इफेक्ट हो, वो अगर 0 हो किसी ऑब्जेक्ट पर, तो फिर कौन सी फोर्सेस हम कहते हैं उन्हें, बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरफ से उस पर क्या किया जाए, ये कोई ऑब्जेक्ट है और दोनों तरफ से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, किस तरफ मूव करेगी, किसी भी तरफ नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन्हीं फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, जो सेकंड फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी 0। तो आप क्लियर समझ गए होंगे। डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो यही मैंने बताया, व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हो और उन सब का नेट इफेक्ट कितना हो, 0 हो, तो उसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर नेट इफेक्ट नॉन जीरो हो तो हम
ऐसी फोर्सेस को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर से हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इधर से हमने 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब हमें नेट फोर्स बताना है, तो 5 माइनस 3 यानी कितना आया? 2 न्यूटन। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है वो क्या आई? 2 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन की तरफ, ऑब्जेक्ट क्या करेगी? उस तरफ मूव कर जाएगी। तो इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? जिनका नेट इफेक्ट जीरो ना हो, नेट इफेक्ट नॉन जीरो हो, इन्हें हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या कहा है, ए बंडल ऑफ बुक्स आर लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। तो बुक्स का एक बंडल एक हॉरिजॉन्टल टेबल, एक समतल टेबल पर रखा हुआ है। टू स्ट्रिंग्स पी एंड क्यू आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द बंडल। तो बंडल के जो अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट सिरे हैं, उनसे क्या दो स्प्रिंग जो है बंधे हुए हैं, पी एंड क्यू। अप्लाई ए फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग। तो हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं इन स्ट्रिंग को पुल करने में, खींचने में। द बंडल बिगिनस टू मूव टू द राइट। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो बंडल है वो राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सिमिलरली इट वी पुल द स्ट्रिंग क्यू, द बंडल मूव्स टू द लेफ्ट। तो होता क्या है कि अगर हम स्ट्रिंग क्यू को खींच लें तो बंडल लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इफ़ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो बंडल क्या करेगा? विल नॉट मूव। तो देखिए अगर हम जो क्यू स्ट्रिंग है उसको खींचते हैं तो बंडल राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर जो है हम पी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो बंडल लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। लेकिन अगर हम पी और क्यू पर सेम फोर्स अप्लाई करें, इक्वल फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होगा? बंडल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, बंडल विल नॉट मूव। तो इस तरीके से सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो जिस कंडीशन में बंडल मूव ना करें, इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हो दोनों तरफ से, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि दोनों तरफ, तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो बैलेंस्ड फोर्सेस जो रेस्ट की स्टेट है या मोशन की जो स्टेट है, इस पर भी हमने चैप्टर 1 में डीपली समझा था। तो बैलेंस्ड फोर्सेस रेस्ट की स्टेट हो या पोजीशन की स्टेट हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको चेंज नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे बंडल था, तो अगर हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये मोशन में आएगा? बंडल नहीं, ये रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज है उसको चेंज कर सकती हैं। जैसे कि एक कॉटन पीस हो और कॉटन पीस पर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई किया जाए, तो जो शेप और साइज होगा कॉटन पीस का, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है द बंडल डज नॉट चेंज इफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या कहता है? बंडल जो है डज नॉट चेंज इफ बोथ फोर्सेस क्या हो? इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हो डायरेक्शन में। तो बंडल क्या होगा? अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा, वहीं पे रहेगा। नाउ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बंडल। अब क्या करते हैं? दो फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी बंडल पर एंड दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो पहले भी अपोजिट ही थी, डिफरेंट ही थी, लेकिन पहले जो है दोनों तरफ फोर्स की वैल्यू क्या थी? इक्वल थी। लेकिन इस बार क्या है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो एक तरफ ज़्यादा और दूसरी तरफ क्या है? कम है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बंडल, दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन दिस केस वी सी डैट द बंडल वुड बी बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो ग्रेटर फोर्स क्या है? 5 न्यूटन। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? ये जो बंडल है या ऑब्जेक्ट है ये मूव कर जाएगी। दिस शोज डैट, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या समझ आता है हमको? अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द पोजीशन ऑफ स्टेशनरी बॉडी टू मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करती है, यानी कि
उसको मोशन से रेस्ट की पोजीशन में या रेस्ट से मोशन की पोजीशन में ला सकती है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द पोजीशन ऑफ मोशन टू स्टेशनरी, तो ये अभी आपको बताया, मोशन से स्टेशनरी की पोजीशन में ला सकती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट को। अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो किसी भी, देखिए मैक्सिमम जो हम फोर्सेस देखते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स में भी डिस्कस किया था कि फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट हैं। तो वहाँ पे जैसे कि कोई बैट्समैन है और वो बैट पर जो है शॉट बॉल को हिट करता है, तो उस कंडीशन में कौन सी फोर्स लगती है? अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि बॉल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है बैट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस आल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, तो किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज है उसको भी चेंज करती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो जैसे कि जो अभी हमने एग्जाम्पल समझा उसमें P और Q फोर्स अप्लाई की हुई थी। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में P और राइट हैंड साइड में Q। तो यहाँ पे क्या कहा है? इफ़ P इज़ ग्रेटर देन Q द बंडल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ P। अगर P की वैल्यू ज़्यादा होगी Q से तो बंडल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ P। और अगर Q इज़ ग्रेटर देन हो P तो बंडल मूव जो है किस डायरेक्शन में करेगा? इन डायरेक्शन ऑफ Q। बहुत सिंपल है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो कुछ और पॉइंट्स समझ लेते हैं। दिस शोज डैट अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द पोजीशन ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी टू मोशन, तो ये अभी आपको समझाया, ये रिपीट हो गया है, इतना पोर्शन यहाँ पे ये रिपीट है। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ मोशन हैं, जो कि फिजिसिस्ट हुए हैं आइजैक न्यूटन, उन्होंने दिए थे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है इसको समझते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये टर्म इनर्शिया क्या है इसको भी हम आगे जा कर के समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या कहता है कि कोई भी बॉडी, प्रत्येक बॉडी कंटिन्यू रेस्ट की पोजीशन में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में रहेगी। कब तक? अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि यहाँ पे फिगर 2.13 है, तो इसमें फुटबॉल दिखाई हुई है। जो फर्स्ट फिगर है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो ये कोई फुटबॉल है, ये कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा फुटबॉल पर, अनलेस एक्टेड ऑन बाई ऑन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या किया गया यहाँ पे? किक किया गया फुटबॉल को। तो जब फुटबॉल को किक किया गया तो इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुई, जिसकी वजह से फुटबॉल ने मूव किया। तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। और फिर ये आगे जाकर के एक नेट से जाके स्ट्राइक किया, इसने नेट से टकराई। ओके, तो फिर ये क्या आ जाती है? रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। तो यहाँ पे जो नेट है इसने भी क्या किया? फुटबॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। क्लियर है आपको ये बात? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन और रेस्ट दोनों पोजीशन को गेन करने की प्रॉपर्टी होती है। तो पोजीशन में भी लाने के लिए हमें कुछ, जैसे कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी समझा था कि जो मोशन का मेन कोज है, मेन कारण है, वो क्या है? फोर्स है। तो रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होगी और मोशन में लाने के लिए भी किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इस लॉ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हर एक बॉडी क्या होगी? तब तक रेस्ट की स्टेट में होगी, रेस्ट की पोजीशन में होगी, अनलेस कंपेल्ड, जब तक ना लगाया जाए, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। एग्जाम्पल है ए टेबल लाइंग इन ए रूम, तो रूम में कोई टेबल रखा हुआ है, रिमेन्स देयर फॉर एवर अनलेस समवन रिमूव्स इट फ्रॉम देयर। तो क्या बोला है कि वो तब तक वहीं पे रखा रहेगा जब तक कि वहाँ से उसको कोई रिमूव नहीं करेगा, उसके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं ले जाएगा, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा कुछ एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें?
इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगी। और मोशन कैसे, अभी हम स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा, तो बॉडी क्या होगी, कंटिन्यूसली मोशन में होगी, वो रुकेगी नहीं। जैसे कि व्हेन वी पुश ए बॉल ऑन द फ्लोर, तो जब किसी बॉल को जो है हम पुश करेंगे फर्श पर, तो इट कम्स टू रेस्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। बट इन फैक्ट द बॉल डज नॉट कम टू रेस्ट बाई इटसेल्फ। लेकिन जो बॉल है वो खुद ब खुद रेस्ट की पोजीशन में नहीं आती है। इट कम्स टू रेस्ट ड्यू टू द एयर रेसिस्टेंस एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एयर रेसिस्टेंस है, जो हवा का प्रतिरोध है, वायु का प्रतिरोध है, ठीक है, क्योंकि हम सभी क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, तो एयर का रेसिस्टेंस भी हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। और जो बॉल और जो फर्श है उनके सरफेस के बिटवीन क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको कहेंगे घर्षण बल। तो उनकी वजह से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बॉल जो है वो आ जाएगी, कम्स टू रेस्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। इफ़ वी आर एबल टू एलिमिनेट दीज टू फोर्सेस, तो यहाँ पे कहा है कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को एलिमिनेट कर दें, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एब्सेंट हो, ना हो, तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में ये होगा कि जो बॉल है वो कंटिन्यूसली मोशन करती रहेगी, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता रहेगा, वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं आएगी। क्लियर है ये बात। जैसे कि अर्थ है, अर्थ कंटिन्यूसली मोशन में है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप समझ गए होंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू और 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी हमने समझा। साथ ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को कैसे डिफाइन करता है, और इससे रिलेटेड ही टर्म आएगा एक इनर्शिया, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये इनर्शिया के टाइप्स क्या हैं उनको भी हम विद एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक रहा हो, जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अदर स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।